एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आपने जो भी मेरा शॉर्ट्स था उसको देख ही लिया होगा। उसमें हमने आपसे ये जिक्र किया था कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़े। तो मुझे जहाँ तक लगता है, हालांकि आपका कमेंट तो नहीं आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले जनरल एग्रीकल्चर को स्टार्ट करनी चाहिए। पहले आपको ये बताना जरूरी होगा कि एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर कैसे काम करती है, एग्रीकल्चर की कितनी ब्रांचेज है, आखिर ये एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन कहाँ से हुआ, एग्रीकल्चर से पहले किसका रिवोल्यूशन हुआ जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। फिर उसके अंदर ब्रांचेस डिसाइड करेंगे, फिर एक ब्रांच को पकड़ेंगे और उसको कंप्लीट करते हुए चल जाए। सबसे मेजर बात यह है कि अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी लेवल का तैयारी हो, चाहे वो छोटा सा लेवल हो या बड़ा सा लेवल, इन द सेंस कि चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि आप अगर AFO की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कंटेंट बहुत यूजफुल होगा। और इस कंटेंट में सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम ही नहीं और हिंदी मीडियम ही नहीं, बल्कि बोथ मीडियम बताया जाएगा। हालांकि जो भी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में बोल रहा हूँ, तो हर चीज आपको हिंदी में समझाया जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होगा जहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश यहाँ पे यूज करेंगे। उतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, उतनी इंग्लिश हमको भी आता है, आपको भी आता है, ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे कि हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो यही स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। अब व्हाट इज एग्रीकल्चर समझने से पहले ना, मुझे जहां तक लगता है सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जैसे देखो, अगर आप कॉलेज में भी हो ना या कॉलेज पास आउट भी हो, तो आपके मन में ये होगा कि बहुत बार आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, ये बहुत आपने सुना होगा। तो कभी ना कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये भाषा कहाँ से आया, कहाँ से हमने सीखा है। कोई तो कोई तरीका होगा, कहीं से हम कहीं बोला जा गया होगा। तो पहले ना हम फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज पे बात करते हैं कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि कैसे भाषा का निर्माण हुआ। क्योंकि भाषा एक ऐसा चीज है ना जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। कैसे कनेक्ट करता है? हम और आप हैं, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे, दोनों मीडियम बोल रहे हैं। आपको जो भी मीडियम आता है उस मीडियम में कैच कर रहे हो, तो ये क्या कैच कर रहे हो? भाषा ही कैच कर रहे हो। तो अगर भाषा नहीं होती तो हम आपको कनेक्ट नहीं कर पाते, ना आप मेरी बात को समझ पाते। तो भाषा बहुत जरूरी है। अब इस भाषा का कैसे निर्माण हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिर ये भाषा का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बात करें कि आखिर इस मतलब जो लैंग्वेज है इसका कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, तो हम छोटा सा एग्जांपल आपको देंगे, उससे समझेंगे आप, और वो आपका क्लियर कर देगा कि आपका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, मतलब लैंग्वेज का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ। छोटा सा चीज हम समझते हैं कि मान लो कि ये हमारा डैश पॉइंट है, यहाँ पे कोई भाषा नहीं बोली गई है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि कोई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे संस्कृत बोली जा रही है, ठीक है। हम मानते हैं कि कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लैटिन बोली जा रही है। हम ये भी मानते हैं कि कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे ग्रीक भाषा बोली जा रही है। हम ये भी मान रहे हैं कि कोई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे फ्रेंच बोली जा रही है। हम ये भी मानते हैं कि कोई ऐसा हमारे पास कंट्री है जहाँ पे एंग्लो सेक्शन एंग्लो सेक्शन यानी कि ओल्ड इंग्लिश बोली जा रही है। पहले इंग्लिश नहीं था तो ओल्ड इंग्लिश ही चलता था। तो हमने देखा कि अलग अलग कंट्री है हमारे पास और अलग अलग भाषा का निर्माण, मतलब अलग अलग भाषा बोली जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास ये होना चाहिए कि मान लो संस्कृत, जैसे मान लो इंडिया में संस्कृत बोली जा रही है, ठीक है, इंडिया में संस्कृत बोली जा रही है। अब ये संस्कृत वाला बंदा, मतलब हम लोग इंडिया से पहले की, बहुत पहले की बात कर रहे हैं जब फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये संस्कृत वाला बंदा अगर लैटिन कंट्री में आ जाता है, मतलब जहाँ पे लैटिन बोली जा रही है, तो उनको दो चीजें होनी चाहिए, या तो लैटिन भाषा आना चाहिए या फिर लैटिन में जो लोग रह रहे, मान लो कि यहाँ पे एक बंदा रह रहा है, इसको संस्कृत नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे एक बंदा इसको संस्कृत आ रहा है, बाकी लैटिन वर्ड नहीं आ रहा है। तो क्या यहाँ और यहाँ दोनों बंदा कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कनेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। फिर अगर लैटिन वाले ग्रीक भाषा में जाते हैं, ग्रीक जहाँ पे बोली जा रही है, तो ये वाला बंदा और ये वाला बंदा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मान लो ग्रीक और फ्रेंच में जा रहा है तो ये भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से करके दोनों चीजें, मतलब दोनों एक एक करके अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। डेट इज क्लियर। हमारे पास क्या है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अब हम क्या करें भाई, बहुत समस्या है। और समस्या हमसे ज्यादा ना इन अंग्रेजों का था, मतलब जो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे इनको था। इनको कैसा था? इनको व्यापार करना था,
बहुत ज्यादा इधर से उधर व्यापार करना था, इंडिया आना था व्यापार करने के लिए, इंडिया इधर इधर जाना पड़ता था इनको। तो इनको लगा कि यार एक ऐसा समस्या हो गया है जहाँ पे हम जा ही नहीं सकते हैं, हम डिस्कशन कर ही नहीं सकते हैं, हम लैंग्वेज मतलब उनका समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, जो लैटिन कंट्री में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना लोग, और जो संस्कृत कंट्री का रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बंदे को हम एक साथ मिलाते हैं। जैसे मान लो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी जी को बुलाते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल। अभी का बात नहीं किया जा रहा, बहुत पहले की बात किया जा रहा। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस रखा, एक मीटिंग रखा, और मीटिंग में देखा कि देखो भाई, हम सबको ना दिक्कत हो रही है एक दूसरे से, तो एक काम करते हैं, एक हम लैंग्वेज यानी कि भाषा का निर्माण कर लेते हैं, कि अगर आपको कोई कहीं पे भी जाए तो उस देश की लैंग्वेज अगर नहीं भी आती है, तो उसको एक कॉमन लैंग्वेज या फिर एक ऐसा लैंग्वेज आना चाहिए जो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जाना जा रहा है। क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक बात है, कह रहे होंगे। तो इन सब ने मिलकर क्या किया, इंग्लिश भाषा का निर्माण कर लिया। देखो, अगर आपको लग रहा होगा ना कि हम एग्रीकल्चर में पढ़ के ये क्या पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी है। यहाँ से ना कई बार क्या होता है ना, हम सिर्फ रटने बैठ जाते हैं चीजों को, लेकिन कई बार ये होता है कि अगर आपके पास कंसेप्चुअल चीज है ना, कंसेप्ट आपने समझा है ना, दैट मीन्स कि आपको सारी चीज आती है। मतलब आप मतलब वो चीजें कर जाओगे जो रट के रटा मार के एग्जाम हॉल में जो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें नहीं समझना है कि हम लोग एग्रीकल्चर से बाहर जा रहे हैं, बाहर नहीं है। लैंग्वेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हमें एग्रीकल्चर को समझना है तो ग्राउंड लेवल से समझना होगा। ठीक है, हमने बात किया कि जो भी लैंग्वेज है, ये हमें एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हमने लैंग्वेज बना दिया। अब इंग्लिश लैंग्वेज बन गया हमारे पास। अब हुआ क्या कि संस्कृत वाले अगर लैटिन में आते हैं ना, तो लैटिन वाले लोग को इंग्लिश आना हो मतलब सीखना पड़ेगा, और संस्कृत वाले को भी इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अपने देश में रहेगा तो संस्कृत बोलेगा, लैटिन वाले देश में रहेगा तो लैटिन बोलेगा। लेकिन संस्कृत वाला को कभी जरूरी हो गई यहाँ घूमने का, लैटिन वाले को कभी जरूरी हो गई यहाँ घूमने का। तो इन दोनों में क्या होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, कि आप इंग्लिश के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हो, और अपना व्यापार कर सकते हो, और अपनी सारी चीजें एक्टिविटी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आपको ग्राउंड लेवल से समझा देते हैं, कि ताकि आपको पूरे 110% आ जाए। इतना तो जान गए आप कि इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ। अब इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ तो यहाँ पे कोई शब्द होगा ना, अगर एग्रीकल्चर में कोई शब्द होगा, उसको हम लेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे। किसमें बोलेंगे? इंग्लिश वाले शब्द में बोलेंगे, हालांकि बताएंगे क्या बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे, और हम कहेंगे कि ये भाषा लैटिन से लिया गया। इसलिए आप अभी भी सुनते हो तो कहते हो कि एग्रीकल्चर लैटिन से लिया गया, एग्रीकल्चर लैटिन से लिया। एग्रीकल्चर एक इंग्लिश वर्ड है, क्या है? एग्रीकल्चर एक इंग्लिश वर्ड है, जो कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन से लिया गया। तो लैटिन से लिया गया मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर को लैटिन में एगर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? एगर या एग्री बोला जाता था। तभी तो आप पढ़ते हो कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एगर प्लस कल्चर, यही पढ़ते हो, या एग्री प्लस कल्चर। तो ये मायने होता है। तो ये आपने देखा कि एक छोटा सा भाषा का फॉर्मेशन हमने थोड़ी सी आपको बताई है। अभी 110% फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज समाप्त नहीं हुआ हमारा, अब 110% फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज समाप्त करते हैं, और फिर अपन यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको समझा के जाएंगे, मतलब याद करवा के जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसी को आते हैं अपने इंडिया लेवल पे। अपने इंडिया लेवल पे मान लो कि यहाँ उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है, तो वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे हम देखो समझाने के लिए बता दें, यहाँ पे मान लो कि एमपी है, यहाँ पे मान लो कि राजस्थान है, और यहाँ पे मान लो गुजरात है, और यहाँ पे मान लो कि जम्मू कश्मीर है। चलो ठीक है, मान लिया आपने। अब देखो कि हमारे पास जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वेस्ट बंगाल आते हैं, तो अगर मान लो कि एक ऐसा भाषा नहीं होता, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग वेस्ट बंगाल के लोग के साथ कनेक्ट कर पाते? नहीं कर पाते। कब कनेक्ट कर पाते? जब उत्तर प्रदेश के लोग को मतलब बंगाली भाषा आता, बंगाली भाषा वो बोल पाते। तो इस कंडीशन में हमें ये देखने को मिला कि इन्होंने एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, बोलने के लिए, जैसे सपोज डेट मान लो कि राजस्थान में और गंगानगर के मतलब एरिया की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, तो बागड़ी भाषा बोली जाती है। हालांकि स्टेट वाइज भी अगर आप बात करोगे तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग अलग लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जैसे हम अगर बात करें, राजस्थान का भाषा अलग है तो बिहार का भाषा अलग है, लेकिन राजस्थान में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो अलग अलग भाषा बोली जाती है। बिहार में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो अलग अलग, जैसे बिहार में मैथिली बोला जाता है, कुछ जगह पे भोजपुरी बोला जाता है, ऐसे ही होता है। उत्तर प्रदेश में अवधी बोला जाता है। तो मान लो अगर उत्तर प्रदेश के लोग वेस्ट बंगाल में आए, और उनको एक कॉमन भाषा की लैंग्वेज ना हो, या लैंग्वेज का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता, तो फिर ये नहीं समझ पाते। क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया कि एक हिंदी भाषा का निर्माण कर लिया,
कि भैया आप कहीं पे भी रहो, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी आनी चाहिए। हिंदी क्या है हमारे पास, ये नेशनल लैंग्वेज हो गया। जम्मू कश्मीर वाले भी समझेंगे, गुजरात वाले भी समझेंगे, राजस्थान वाले भी समझेंगे, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, सारे लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इससे क्या होगा, एक दूसरे से हम कनेक्शन बना पाएंगे, और इसीलिए भाषा का निर्माण किया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज आपको आई थिंक आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपका भाई यहाँ पे है, आपको सारी चीजें फिर से दोबारा बता देगा। अब इसको हम समराइज करें, एक लाइन में हम आपको बताना चाहें कि आखिर क्या होता है ये चीजें, तो हमने ये कहा कि दो लोगों को जब आपस में जोड़नी होती है तो उससे भाषा का मतलब भाषा का निर्माण करना जरूरी होती है। अगर भाषा ही नहीं आएगा तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो भाषा बहुत जरूरी है। और भाषा में हमने देखा कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ, जिसको हम आज भी, अगर आपने थोड़ी बहुत स्पोकिंग पढ़ी होगी, या हम जब कॉलेज में होते हैं तो उस समय थोड़ी सी इच्छा ये होती है कि फलाना इंग्लिश बोल रहा है तो हमको भी इंग्लिश आनी चाहिए। तो उस केस में हम थोड़ा सा देखते हैं, स्पोकिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि आती नहीं है। तो स्पोकिंग में क्या पढ़ते हैं कि पहले यही पढ़ा जाता है कि इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब क्या है, अदर कंट्री में भी वो भाषा बोली जा रही है। तो इस तरफ फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हुआ। चलो ठीक है, बेसिक तो हमने आपको बता दिया। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तो गौर देना आप थोड़ा सा। भाषा ना, भाषा, लैंग्वेज, भाषा आप याद रखना, पांच सात ही लैंग्वेज याद रखना, क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं यहाँ से। सबसे पहला आप रखना याद लैटिन, दूसरा ये आप याद क्या रखोगे, ग्रीक, तीसरा आप क्या याद रखोगे, तो आप रखोगे एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन। और इसी को हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तीसरा आप याद रखोगे फ्रेंच, क्या याद रखोगे, फ्रेंच। चौथा की अगर हम बात करें कि आप क्या और याद रख सकते हो, तो आप याद रख सकते हो क्या जी, संस्कृत। क्या याद रख सकते हो, संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आप फिर देखते हैं अगर लैंग्वेज, पहले इसको तो समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, मार्कर बदल लेते हैं। चलिए आइए, लैटिन भाषा में आपको क्या याद रखना है, लैटिन भाषा में आप याद रखेंगे कि जिसके लास्ट में कल्चर हो। आप ये पढ़ते ही हो, लेकिन यहाँ से और चीजें बता के जाएंगे अच्छी अच्छी। जिसके लास्ट में कल्चर लगा हो वो लैटिन से लिया होगा, बस इतना ही याद रखना। इसमें क्या याद रखना, दो एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, मतलब अपवाद हर जगह है, लेकिन फिर भी हमारे पास दो एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे। तो कल्चर जिसके लास्ट में लगा होगा लैटिन हो जाएगा। एक और थोड़ा सा थिंकिंग कर लेना कि जो लार्ज एरिया में होगा थोड़ा सा, हालांकि ये सब जगह नहीं शामिल होगा, लेकिन कुछ ऐसे चीज होगा जो लार्ज एरिया में होगा, अगर कल्चर भी नहीं लगा हुआ है, दिमाग लगाओगे तो उसे कर जाओगे। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर से हम समझते हैं कि जिसके लास्ट में कल्चर है, जिसके लास्ट में लार्ज है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया पे ना होकर वो बहुत बड़ी एरिया पे है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये जो भाषा है लैटिन से लिया हुआ है। हमने आपसे बात किया कि अपवाद के बारे में, अपवाद के बारे में। तो अपवाद हमने कहा कि दो अपवाद है, आप याद रख लेना। पहला अपवाद क्या है, पहला अपवाद हमारे पास है लैक कल्चर, लैक कल्चर, लैक कल्चर। दूसरा हमारे पास है सिट्री कल्चर, क्या है जी, सिट्री कल्चर। अब वैसे में आएगा कि देखो, ट्रिक हमारा फेल नहीं हो रहा, ट्रिक हमारा फेल नहीं हो रहा, अगर गौर से देखेंगे तो कल्चर जो है ना, ये लैटिन से ही लिया गया है, लेकिन अपवाद ये है कि जो हमारे पास लैक है ये संस्कृत से लिया गया, संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। तो लैक कल्चर संस्कृत प्लस लैटिन दोनों से लिया गया है। उसी तरह सिट्रस जो है ना, हमारे पास किससे लिया गया है, तो लैटिन से लिया गया है। और हमारे पास कल्चर अगर हम बात करें इसमें, तो ये अच्छा, सिट्रस हमारा ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक से। और वहां पे अगर हम कल्चर बात करें तो ये लैटिन से लिया गया है, दैट मीन्स ये दो वर्ड से लिया गया। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं 2 मिनट। अब हमने कहा कि संस्कृत से लिया गया है, यानी कि लैक कल्चर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, मतलब संस्कृत में क्या बोला जाता था, तो इस चीज से हमने उठा लिया लैक, याद रखेंगे। लैटिन कल्चर, कल्चर का मतलब आप क्या पढ़ते हो, कल्टीवेशन। तो कल्चर बोला जाता है कहाँ पे, लैटिन वाले कंट्री में। अगर आप भी जाओगे, अगर वहां पे लैक कल्चर करवाना है, तो वो क्या कहेंगे, लैक उत्पादन नहीं कहेंगे, लैक कल्टीवेशन नहीं कहेंगे, वो लैक कल्चर कहेंगे, ताकि उनको पता है ये चीजें कि हमारे यहाँ का ये लैंग्वेज है, उनके यहाँ का बोला हुआ बोला जाता है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी अपवाद रखना। अब बताओ, यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बना के नहीं जाओगे कि हमारे पास लैटिन का मतलब क्या हुआ, कि जिसके लास्ट में कल्चर हो या फिर वो एरिया
लार्ज हो वो क्या कहलाएगा, लैटिन वर्ड कहलाएगा। चलिए, तो पहला हमारे पास क्या हुआ, डिफिनेशन समाप्त हुआ। और भी चीजें बता के जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, और चीजें भी बता के जाएंगे। अब आते हैं ग्रीक वर्ड में। ग्रीक की अगर हम बात करें तो हम, आप याद रखना कि जिसके लास्ट में नोमी हो, जिसके लास्ट में लॉजी हो, जिसके लास्ट में आर वाई हो, ये सब शब्द क्या होगा कि वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया। लेकिन फिर भी यहाँ याद रखेंगे कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। तो इनमें कौन कौन सी अपवाद हो जाएगा भैया, ये बता। और देखो, अपवाद से ही क्वेश्चन आता है, इस चीज से याद रखना। हालांकि ये बेसिक चीज है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफओ में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन ये अगर समझते हो ना तो थोड़ा सा आपको चीजें मुश्किल नहीं लगेगा जब आगे हम एडवांस लेवल की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो पेपर मतलब ये जो क्लासेस आप कंडक्ट करा रहे हैं, मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको डेली क्लासेस मिलेगी, कोशिश रहेगा। अब देखो, अकेला आदमी हूँ तो थोड़ा सा अपना भी स्टडी वगैरह में टाइम लगता है, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूट्यूब पे डेली क्लास इसी टाइम प्रोवाइड करा दिया जाए। इसी टाइम मतलब रिकॉर्ड तो मैं रात को कर रहा हूँ, बहुत समय हो चुका है, लेकिन जब जिस समय प्रोवाइड होता है उस समय ही प्रोवाइड होगा। अब हमने बात किया कि ग्रीक जो शब्द है उसके लास्ट में लॉजी लगा होगा, नॉमी लगा होगा और आरवाई लगा होगा। अब एक्सेप्शन हम बात कर रहे हैं तो दो एक्सेप्शन या तीन एक्सेप्शन, एक पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, दूसरा याद रखेंगे सोशियोलॉजी, क्या याद रखेंगे, सोशियोलॉजी, तीसरा याद रखेंगे फॉरेस्ट्री, तीसरा क्या याद रखेंगे, फॉरेस्ट्री। अब देखो, तीनों के लास्ट में वाई है, गौर से देखो, तीनों के लास्ट में वाई है। अब जब तीनों के लास्ट में वाई है तो सर आपने तो कहा है कि वाई होगा तो लैटिन ग्रीक सॉरी ग्रीक हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी तो कहा है कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। तो फिर अपवाद में क्या क्या है बता दीजिए। तो जो पोमो है ना, पोमो प्लस लॉजी, पोमो का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो पोमोलॉजी हमारे पास एक तो ये लैटिन का है, और देखो ट्रिक यहाँ भी फेल नहीं हो रहा है, लॉजी जो शब्द है ये किसका है, ग्रीक का है। बस ये है कि आगे वाला शब्द जुड़ गया है तो ये लैटिन प्लस ग्रीक का हो गया, ठीक है। दूसरा बता दीजिए सर, दूसरा में आइए, सोशियोलॉजी, सोशियो प्लस लॉजी, सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी करना किसका, सोसाइटी के बारे में। तो सोशियो जो शब्द है ना, सोशियो जो शब्द है ये भी हमारा लैटिन से है, और ये हमारा क्या है, ग्रीक से है। तो ये दोनों भाषा से लिया जाएगा, याद रखेंगे। लेकिन फॉरेस्ट्री जो शब्द है ना, ये फॉरेस्ट से लिया गया है। फॉरेस्ट्री शब्द किससे लिया गया है, फॉरेस्ट से लिया गया है। और फॉरेस्ट से लिया गया है, फॉरेस्ट का मतलब होता है स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना किसके, ट्री के बारे में। हालांकि फॉरेस्ट्री जिस दिन चालू करेंगे ना उस दिन बता देंगे। तो फॉरेस्ट्री जो फॉरेस्ट से लिया गया है और ये लैटिन वर्ड से होता है, इसमें दो वर्ड्स का मिलन नहीं है। तो ये याद रख लेना कि हमारा नौवीं में ए एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी नॉमी आर वाई लास्ट में लगा हो वो सब किसका हो जाएगा, वो सब हो जाएगा ग्रीक का, जैसे कि एग्रोनॉमी वगैरह जितना भी होता है। हालांकि ये सारी चीजें मैं लिखवा के बता दूंगा आपको, परेशान मत हो। चलो, तो दो चीजें हमने क्लियर कर ली, बताओ कितना लैंग्वेज हमने याद कर लिया अभी तक। तो अभी तक हम देखें तो दो लैंग्वेजेस को मेजर याद कर ली, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत लैंग्वेजेस याद कर ली हमने, उसमें परेशान आपको नहीं होना। अब आ जाओ, इंग्लिश सेक्शन में कुछ एक्सेप्शन नहीं है, बस भाषा में से इसमें कौन कौन से आएगा ये याद रखना। एक तो वीट साइंस, वीट साइंस पूछा जाता है कि वीट साइंस किस भाषा से लिया गया है, तो एंग्लो सेक्शन से, जिसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो टीलेज, ठीक है, ये याद रखना। तीसरा अगर हम बात करें जो मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ते हो ना, आगे पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फ्रेंच की अगर हम बात करें कि फ्रेंच से क्या लिया गया है, तो ट्रक गार्डनिंग, ट्रक ट्रक गार्डनिंग, ट्रैक गार्डनिंग किससे लिया गया, फ्रेंच से। संस्कृत से याद रखेंगे कि जो आपने पढ़ा है ना एग्रीकल्चर लैटिन से, तो उसको हिंदी कर देंगे ना तो कृषि हो जाएगा। और कृषि जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया, वहीं गन्ना यानी कि सुगर के, सुगर के, सुगर के, ये जो शब्द है ये किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। बताओ कितना नंबर ऑफ चीजें हमने बता दिया, मतलब कितना क्वेश्चन भी बता दिया, कितना लैंग्वेज भी आपको याद हो गया। चार पांच लैंग्वेज जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, आपको याद रखना है, बाकी का कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं होता है। दो लैंग्वेज छूट गई मतलब इसमें नहीं बताया मैंने, उसको अभी थोड़ा सा आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछने का चांस होते हैं, ठीक है। चलो, अब लिख लो, लिख लो क्या, एक रोमन लिख लेना, रोमन, रोमन मतलब
रोमन भाषा से क्या लिया गया है? तो आप पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो सीरियल्स, अनाज। तो सीरियल्स जो शब्द है ना, वो रोमन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गॉडनेस ऑफ सीरियल्स, यानी कि अनाजों का देवी। ये चीजें याद रखना। दूसरा आप याद क्या रखना ना, अरेबिक। अरेबिक, अरेबिक का मतलब बात करें, अरबी जिसे कहते हैं, तो अरबी पूछे किस मतलब कौन सा लैंग्वेज लिया गया अरबी भाषा से, तो दो चीजें याद रखना, एक तो मॉनसून, एक रबी, खरीफ और जायद। ठीक है जी, चलिए। मानसून जो शब्द है ना, ये अरेबिक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मौसम। मौसम का मतलब होता है सीजन। क्या होता है? सीजन। तो इस सीजन को पढ़ते हैं मानसून में, और ये शब्द जो लिया गया है अरेबिक से लिया गया है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जब ये चीजें बात कर ही चुके हैं, तो थोड़ा सा ये भी देख ले कि आखिर जिसके लास्ट में कल्चर नहीं लगा होगा, वो कौन कौन से शब्द होगा जो लैटिन से लिया होगा। तो जैसे कि सॉइल साइंस, सॉइल किससे लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। हालांकि उसके लास्ट में किसी प्रकार का कल्चर नहीं लगा हुआ है, लेकिन लैटिन हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि हमने एक और टर्म आपको बताया था कि जो लार्ज एरिया होगा। अब लार्ज एरिया होगा डेट मीन्स, जो लार्ज एरिया होगा डेट मीन्स क्या मतलब है कि सॉइल एक जगह पे है नहीं। ऐसा है नहीं कि आप जहाँ पे हो वहीं पे सॉइल, सॉइल एक बहुत बड़े पैमाने पे है। तो बहुत बड़े पैमाने पे है तो वो क्या हो जाएगा? लैटिन हो जाएगा। मार्केट, मार्केट एक बहुत बड़े पैमाने पे है, लैटिन हो जाएगा। क्रेडिट, क्रेडिट सिर्फ आप ही का नहीं होता, बहुत लोगों को होता है इस इंडिया में। अगर जिसका क्रेडिट अच्छा होता है, क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। तो क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट का मतलब हुआ कि आपका क्रेडिट क्या है, आपका क्रेडिट क्या है। तो उस बेसिस पे उसको हम कहते हैं कि ये लैटिन से लिया गया। मार्केट हो गया। एक हम टर्म पढ़ेंगे आगे हॉर्टिकल्चर में, जब हम माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि इन सीटो क्या होता है और इन सीटो इन विवो क्या होता है, इन सीटो क्या होता है। ठीक है, हाँ, ये चीजें हम पढ़ेंगे कि इन विवो क्या होता है, इन विट्रो, सॉरी, इन विवो और इन विट्रो क्या होता है। तो ये भी हमारा क्या से होगा, किस लैंग्वेज से लिया होगा? लैटिन से लिया होगा। अब वहीं लास्ट में दूसरा आ जाते हैं लॉजी में। लॉजी में जिसके लास्ट में क्या लगा हो, आर वाई लगा हो, जिसके लास्ट में नॉमी लगा हो, जिसके लास्ट में लॉजी लगा हो, वो सब ग्रीक का होगा। आपको कहीं डाउट नहीं करना है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, मतलब राइट कह रहे हैं, ये भी लॉजी का हो जाएगा। बाकी जो मैंने पर्टिकुलर बताया ना कि किसका किसका क्या होगा, वो चीजें थोड़ी सी आप क्या करेंगे, याद रख लेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चले, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। बस ये मुद्दा होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। बेसिक चीजें हमने आपको बता दिया। क्या बता दिया? लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आए ना, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने आप को नहीं करना है। आप मैसेज कमेंट बॉक्स है उसमें बता दीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप व्हाट्सअप नंबर है वहां पे भी आप बता दीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए टेलीग्राम पे बता दीजिएगा। मेन मकसद ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। फॉर्मेशन ऑफ, हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा जरूर, आपके लिए फिर से प्रयास किया जाएगा, आपको पर्सनली भी बता दिया जाएगा। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं एग्रीकल्चर पे। सर आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया लेकिन अभी तक ने बताया ही नहीं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर जानने से पहले ना लैंग्वेज जानना जरूरी था, इसलिए मैंने लैंग्वेज पे बात किया था। ठीक है, आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अब आ रहे हैं हम अपने फील्ड पे, लेकिन वो भी हमारा फील्ड ही है, ऐसा नहीं है। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर हिंदी में क्या कहते हैं जी? हिंदी में कहते हैं कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जिस देश में हम रह रहे हैं जो प्रधान है, मतलब हम कह सकते हैं कि ज्यादा लोग उसी पे डिपेंड है, तो उसके बारे में हमें समझना चाहिए। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। अब हम समझते हैं लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, कल्चर लगा हुआ है, अपवाद वाले सेक्शन में नहीं आते हैं, तो ये लैटिन हो जाएगा। अब लैटिन भाषा, इंग्लिश, ये शब्द है एग्रीकल्चर इंग्लिश का, लैटिन भाषा में क्या बोलते थे? तो लैटिन भाषा में इसको एगर बोलते थे। एगर या फिर एग्री, एगर या फिर एग्री, या एग्रो कह दो, लिख देते हैं ये भी, एग्रो। प्लस में कल्चर, प्लस में क्या? कल्चर, प्लस में क्या? कल्चर, प्लस में क्या? कल्चर। अब बारीकी से समझते हैं। देखो, एक चीज आप समझना कि हमें टाइम लगे
तो लगे, लेकिन हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि किसी बड़े लोगों का नाम है कि लर्निंग जो है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस है। लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस। रिवीजन जो है वो हमारा फास्ट होना चाहिए, लेकिन लर्निंग बहुत स्लो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। एग्रीकल्चर का मतलब होता है सॉइल। कल्टीवेशन का जो आप कल्चर पढ़ रहे हो, कल्टीवेशन नहीं लिखकर पहले हम कल्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कल्चर। अब एग्रीकल्चर का मतलब होता है सॉइल, और ये लैटिन भाषा में एगर का मतलब होता है क्या? मतलब एगर का मतलब होता है सॉइल। ये लैटिन भाषा में एग्रीकल्चर को एगर बोला जाता है। मान लो कि हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर हम लोग का ज्यादा है इंडिया में, तो वहां कहेगा हम लोग एगर ज्यादा है। समझ रहे हो? इस तरह का। तो इस तरह से सॉइल इसको कह दिया। कल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, इसके पीछे का रॉकेट साइंस समझते। रॉकेट साइंस तो नहीं कह सकते, इसके पीछे कहानी समझते। कल्चर का मतलब होता है, हम कह सकते हैं कि हमारा कल्चर, जैसे इंडिया का कल्चर अलग है, यूएसए का कल्चर अलग है, अलग अदर कंट्री का अलग है। उसी तरह इंडिया में आते हो तो बिहार का कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, मतलब आप जिस भी स्टेट से हैं। पंजाब का कल्चर अलग होगा, राजस्थान का कल्चर अलग है। तो कल्चर का मतलब होता है एक सभ्यता, कि आपका क्या कल्चर है वहां का। तो यहाँ पे कल्चर समझने का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री, हालांकि पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हुआ है, तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े ना, हिस्ट्री की तरफ बढ़े, तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहले जंगली वैरायटी हुआ करता है। जंगली होता है हर चीज किसी न किसी का। उसको हम डिसिप्लिन मैनर में लाकर कल्टीवेशन करते हैं। डिसिप्लिन मैनर का मतलब है अच्छे से रहना, अच्छे से इसको कल्टीवेशन देना, प्रॉपर टाइमिंग पे पानी देना, प्रॉपर हम इसे वीड मैनेजमेंट करना, प्रॉपर हम इसे फर्टिलाइजर देना। ये क्या कहलाएगा? कल्चर कहलाएगा। जैसे पहले हम लोग क्या थे, आदि मानव थे, तो उतना डिसिप्लिन में नहीं रहते थे। अब हम डिसिप्लिन में रहते हैं। अब हम सही से कपड़ा पहनते हैं, सही से। हालांकि बहुत लोग हैं जो अनडिसिप्लिन होना चाहते हैं, अनडिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? डिसिप्लिन में रहते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, कपड़े ढंग से पहनना है, बातें ढंग से करना है। तो डिसिप्लिन मैनर में हमने आना स्टार्ट किया। उसी तरह से क्रॉप पहले इस तरह से नहीं था, पहले हम ग्रो नहीं करते थे, पहले हम आदि मानव थे। जब हम उस पर बात करेंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे कि पहले हम हंटिंग करके रहते थे। तो अब इन्होंने क्रॉप को, वाइल्ड क्रॉप को कल्टीवेशन किया, डिसिप्लिन मैनर में ले आया, तो इसको हमने कल्टीवेशन, कल्चर को क्या कह दिया? कल्टीवेशन। क्या कह दिया जी? कल्टीवेशन। तो पूछे कि कल्टीवेशन क्या है या कल्चर क्या है, तो हम कह देंगे अनडिसिप्लिन फॉर्म से डिसिप्लिन फॉर्म में बदलना कल्चर कहलाता है। तभी तो हम कह रहे हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? भाई आप प्रॉपर बेड शीट तैयार करोगे, सोइंग करोगे, उसको देख रेख करोगे, उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन करोगे, फर्टिलाइजर दोगे, इरिगेशन दोगे, अब हार्वेस्टिंग करोगे, स्टोरेज करोगे। डिसिप्लिन है। तो हुआ क्या? अब हम कह सकते हैं कि सॉइल का कल्टीवेशन करना, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। यही हुआ सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं कि चलो ठीक है, आपने कहा सर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल ये हो गया, तो उस समय का तो परिभाषा यही था, तो आप यही मान लिए कि इसी को हम कह देंगे कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, आपने जो भी कहा सही कह दिया। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या आज के दौर में सिर्फ हम सॉइल में ही कल्टीवेशन कर रहे हैं? तो सॉइललेस फार्मिंग भी तो कर रहे हैं सर। कि आज के दौर में सिर्फ एग्रीकल्चर लगाना यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन करना ही एग्रीकल्चर होगा, उसके साथ साथ दूसरा चीज करेंगे तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, जैसे लाइव स्टॉक। तो फिर हमने सोचा कि यार ये तो बहुत दुविधा वाली बात है, और सही बात भी है कि सिर्फ एग्रीकल्चर करना, सॉइल में कल्टीवेशन करना, सॉइल में खेती करना ही थोड़ी कहलाएगा जी। एक मिनट रुकिएगा। सॉइल में कल्टीवेशन, सॉइल में खेती करना थोड़ी कहलाएगा जी। सॉइल के बाहर भी तो हम खेती कर सकते हैं। तो सॉइललेस फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक पढ़ते हैं आज की डेट में एग्रीकल्चर। तो अब आपसे पूछे कि अब एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर क्या है? एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम सॉइललेस फार्मिंग, जिसको मॉडर्न फार्मिंग के नाम से जानते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक का स्टडी करते हैं। इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या सर एग्रीकल्चर में इतना ही पढ़ते हैं? और भी पढ़ते हैं, ब्रांचेस बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग और ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग हो गया। तो अब दोनों को थोड़ा सा हम परिभाषित करें। मान लो कोई नया लड़का हो, उनको परिभाषित करना हो कि हमें एग्रीकल्चर क्या कहते हैं, या फिर किसी को इम्प्रेस करना हो आपको कॉलेज में, तो बताओगे ना? किसी को बताओगे तो पूरे क्लास आप पे देखेगा कि यार इसको कितना पता है। तो हम कह दिए यहाँ पे कि एग्रीकल्चर को दो डिफिनेशन दिया। एक हमने डिफिनेशन दिया, मैंने पुराने काल में, पुराने समय में
तो पुराने समय में कल्टीवेशन क्या मतलब क्या कहा कि कल्टीवेशन ऑफ, पुराने समय में हमने कहा कल्टीवेशन ऑफ सॉइल क्या कहा हमने, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। देखो पुराने समय में इसलिए हमने एग्रीकल्चर कहा क्योंकि उस समय हमारे लिए क्रॉप प्रोडक्शन करना और उस समय अपने खाने के लिए जुगाड़ कर लेना उतना ही बहुत था। तो हमारे पास जो सॉइल था उसमें कल्टीवेशन कर लिया हमने, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल कह दिया और इसको हमने एग्रीकल्चर नाम दे दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे चीज़ें बदल ली, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आया, फिर हमने कहा कि नहीं ये मतलब सही परिभाषा नहीं हो सकता, अब इसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई एग्रीकल्चर में हम लाइव स्टॉक भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम सॉइललेस फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो अब अगर हम समझे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो अब हम क्या समझ सकते हैं, अब हम समझ सकते हैं स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइललेस फार्मिंग, सॉइललेस फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइललेस फार्मिंग, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज नोन एज एग्रीकल्चर। अभी के समय के कंप्लीट एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया। अभी हमने क्या देखा, लैंग्वेज का फॉर्मेशन कर लिया, हमने देखा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। दो प्रोसेस है, पहला हम पहले के जमाने में जाकर परिभाषित कर सकते हैं, दूसरा अभी के जमाने में आके परिभाषित कर सकते हैं। तो अभी के समय के दौरान हमने देखा कि एग्रीकल्चर का स्टडी करना ठीक है, जिसमें हम सॉइललेस फार्मिंग करेंगे, लाइव स्टॉक करेंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन के आसपास की चीजें, उसको हम क्या कह देंगे, एग्रीकल्चर कह देंगे। एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, दैट क्लियर, एग्रीकल्चर हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा और बात करें इसके बारे में कि एग्रीकल्चर को और क्या कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर देखो, अभी एग्रीकल्चर ही समझ रहे हैं, समझना गौर से, क्योंकि ये क्लियर हो गया ना भाई साहब, तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, फिर बताना ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या हो नहीं हो। चलो अभी हम समझ रहे एग्रीकल्चर, बाद में पढ़ेंगे स्कोप क्या है एग्रीकल्चर का, नहीं है, फिर आपको ही बताएंगे कि आपका स्कोप क्या है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर एक और चीज याद रखना, इट इज साइंस, ये एक विज्ञान है, यह एक कला यानी कि आर्ट है, या एक टेक्नोलॉजी। कैसे है सर, कैसे कह रहे हो आपकी टेक्नोलॉजी है, आर्ट है, कला है? तो सबसे पहले हम आर्ट से आते हैं, एग्रीकल्चर आर्ट कैसे है थोड़ा सा समझाते हैं। याद करो, अभी भी आप फार्मिंग अगर करते हो, हम सब देखो फार्मिंग फैमिली से ही है, तो अगर आपके पास खेत है, अगर आपने खेत में कभी गया हो, आपने, मैं विश्वास करता हूँ कि आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि यार मान लो आपकी तरफ पैडी लग रहे हैं, या आपकी तरफ वीड लग रहा है, या आपको इरिगेशन देना है, या आपको फर्टिलाइजर देना है, तो उस केसेस में आप देखोगे कि यार हमने पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजर ये होता है, इरिगेशन ये होता है, ये चैनल होता है, यहाँ से पानी जाता है, लेकिन आप अगर ग्राउंड पे निकलोगे, आप खुद से करने निकलोगे, तो आपको लगेगा कि ये हमसे होगा ही नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा पैडी के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पैडी आपको पूरा याद होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जनरल इंट्रोडक्शन सब याद होगा। पैडी में एक टर्म आता है ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग, फील्ड क्रॉप में अगर किसी का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो यही है फील्ड क्रॉप का, अगर उसमें भी सीरियस में बात करें तो। ट्रांसप्लांटिंग में हम देखते हैं क्या कि नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करके मेन क्रॉप में लेके जाते हैं, नर्सरी यहीं पे हमने तैयार कर लिया, यहाँ पे मेन क्रॉप पे हमने लेके जाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही नर्सरी तैयार होगा, यहाँ पे लेके जाना, और कितना हमें लगाना है उसमें, टीलर कितना होना चाहिए, मतलब टीलर कह रहे हैं एक सीड में कितना सीडलिंग होना चाहिए, ये जो प्रोसेस होगा ये आपको करने नहीं आएगा, इसके लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कौन देगा, एग्रीकल्चर, कृषि जो खेती कर रहे हैं, हमारे जैसे जो रूम में बैठ के बोल रहे हैं वो नहीं, तो मेन एक्सपीरियंस वहां से आएगा। तो ये कला है कि किस तरह से खेती किया जा सकता है। आपको चलो मान लेते हैं, पहले के जमाने में टीलेज करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे, तो जब एनिमल्स का यूज करते तो अगर आपको एनिमल में बैठा दिया, कह दे कि जुताई करो भाई इसका,
आपको पता चले कि एनिमल्स ही आपको लेके चला जा रहा है, आप खुद रिलेट नहीं कर पा रहे, तो एक कला है, बस समझ ही गए होंगे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरा साइंस है। कैसे साइंस है सर? साइंस इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमने डेवलप किया अपने आप को, वैसे वैसे हमने मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने पढ़ा हाइड्रोपोनिक, सॉइललेस में क्या आता है? हाइड्रोपोनिक आता है, आगे बताएंगे इसके बारे में। एरोपोनिक आपने पढ़ा, आपने पढ़ा क्या कि एक्वाकल्चर। तो ये हाइड्रोपोनिक क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप हुआ तो इसको टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो मान लो इसको हमने टेक्नोलॉजी कह दिया। फिर साइंस किसको कहेंगे? साइंस हम कहेंगे कि मान लो कोई सीड है, कोई क्रॉप है, वो प्रोडक्शन सही नहीं दे रहा, तो उसके प्रोडक्शन के लिए उसके फिनोटाइप, फिनोटाइप उसके जीनोटाइप को इम्प्रूव करेंगे और उससे प्रोडक्शन बनाएंगे। तो ये हमारा साइंस भी तो है। तो एग्रीकल्चर आर्ट भी है, साइंस भी है, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है? तो एग्रीकल्चर एक आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी भी। क्लियर हुआ कि एग्रीकल्चर क्या होता है? यहां से हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं इसके ब्रांचेस पे। किस पे आते हैं सर? ब्रांचेस पे। आपको देखना ब्रांचेस भी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं ब्रांचेस पे। इसके ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। ब्रांचेस में क्या पढ़ाया था? क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन में हम दो चीजें, एक तो फील्ड क्रॉप, एक गार्डन क्रॉप। गार्डन क्रॉप, फील्ड क्रॉप में जब हम पढ़ते हैं उसको हम कह देते हैं एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। गार्डन क्रॉप हम पढ़ते हैं तो उसको हम कह देते हैं हॉर्टिकल्चर। दो ब्रांचेस क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमी। क्लियर है? चलो अब इसी दो ब्रांचेस से 50 ब्रांचेस बना देते हैं। 50 तो नहीं, लेकिन फिर भी 5-7 बना देते हैं। आ जाओ, सबसे पहले लेते हैं फील्ड क्रॉप। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझे क्या कि कैसे फील्ड क्रॉप जरूरी है, कैसे हमारे पास गार्डन क्रॉप जरूरी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहीं से सारा चीज क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझे तो हम समझते हैं कि अपने शरीर को डेवलप करने के लिए दो चीजें की जरूरी होती है, जिसे हम कहते हैं बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही होता है। तो रोटी के, कपड़ा और मकान को छोड़कर रोटी के बारे में समझना है तो हम सोचते हैं कि हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, हम समझते हैं कि हमारे शरीर के लिए फैट जरूरी है, हम समझते हैं अपने शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए सीरियल्स लगा दिया जो फील्ड क्रॉप में आता है, फैट को लगाने के लिए पल्सेस लगा दिया जो फील्ड क्रॉप में आता है, प्रोटीन को लगाने के लिए हमने पल्सेस लगा दिया, और फैट को पाने के लिए हमने वाइल्ड सीड लगा दिया जो फील्ड क्रॉप में आता है। तो फील्ड क्रॉप से हमारा बेसिक नीड पूरा हो रहा था। क्या नीड पूरा होता? बेसिक नीड पूरा हो रहा था, जरूरत पूरा हो रहा था, बेसिक जरूरत है। फिर जैसे जैसे चीजें चेंज हुआ तो हमें ये रियलाइज हुआ कि यार कहीं ना कहीं हम कोई चीज मिस कर रहे हैं अपने शरीर में। जैसे होता क्या था कि ऐसे तो, हालांकि अगर देखें तो फील्ड क्रॉप हमारा सफिशियंट है अपने नीड को पूरा करने के लिए, लेकिन कभी कभी किसी चीज की कमी आ जाना स्टार्ट हो जाती थी, किसी विटामिन की वजह से, किसी मिनरल्स की वजह से। तो फिर पता चला कि ये विटामिन मिनरल्स कहाँ मिलेगा? तो विटामिन एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा गार्डन क्रॉप से। कहाँ से मिलेगा सर जी? गार्डन क्रॉप से मिलेगा सर जी। तो गार्डन क्रॉप के लिए हमने क्या लगाना स्टार्ट किया? हॉर्टिकल्चर। तो गार्डन्स के बारे में आज भी आप पढ़ते हो कि एक इनक्लोज एरिया है, एक छोटा सा एरिया, या फिर एक बाउंड्री वाला एरिया, इनक्लोज एरिया, जिसमें आप फ्लावर लगा दो, ऑर्नामेंटल प्लांट लगा दो, वेजिटेबल्स लगा दो, मेडिसिन फ्लावर लगा दो, फ्रूट लगा दो, उसका स्टडी कराना हॉर्टिकल्चर। दो ब्रांचेस आपको क्लियर होगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। चलो, अब दो ब्रांचेस क्लियर है तो दो ब्रांचेस से 10 ब्रांचेस बनाते हैं सर। बनाइए सर। दो ब्रांचेस से 10 ब्रांचेस कैसे बनाते हैं इसको गौर से समझिए। मान लो हमने फील्ड क्रॉप लगाया या गार्डन क्रॉप लगाया, कहीं पे लगाने के लिए सॉइल चाहिए, ये रूट वाला पार्ट है, ये मिट्टी है। अब पीछे अगर देखोगे तो हमने बताया कि सॉइललेस फार्मिंग भी कहते हैं, लेकिन चलो ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर में हमने कर लिया कि हाइड्रोपोनिक क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन आप सच बताओ, क्या हम हाइड्रोपोनिक करके, क्या हम सॉइललेस फार्मिंग करके अपनी जरूरत पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अगर 10 लोग हैं
तो हाइड्रोपोनिक करके नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का इतना ना पॉपुलेशन है कि सिर्फ हाइड्रोपोनिक हमारा पॉपुलेशन करके नहीं देगा। हाइड्रोपोनिक का खर्चा भी बहुत ज्यादा है, सब लोग नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं एटलीस्ट पुरानी चीजों को भूलना भी नहीं पड़ेगा, तो मिट्टी हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये मान लेते हैं मिट्टी है। तो अब क्रॉप ग्रो होने के लिए सॉइल चाहिए, तो हम एक में दाल भात ना हो जाए, मतलब मिक्सचर ना हो जाए, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं सॉइल से अलग से। एक ब्रांच ये तैयार हुआ, तीसरा ब्रांच बन गया जी, तो बन गया। अब हमें बताओ कि अगर इसके अंदर, अच्छा देखो एक चीज याद करना कि ये जो सॉइल साइंस है ना, इसी के अंदर हम प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं। मत पूछ देना कि प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है, एक अलग से ब्रांच बना दो, नहीं, प्लांट न्यूट्रिएंट इस सॉइल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर पढ़ते हैं। सॉइल साइंस में 3 चीजें पढ़ते हैं, फिजिकल, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल के साथ साथ हम उसके इंट्रोडक्शन, केमिकल और उसके सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे इसके अंदर में जब सॉइल साइंस को। हालांकि 8 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कराई है, लेकिन फिर से कंटिन्यू कर देंगे। अब अगर इसको ग्रो करना है, किसको ग्रो करना है सर जी, तो इस प्लांट को ग्रो करना है ना, तो बहुत चीजें से लड़ती है। हम लोग यहाँ एक दुश्मन से नहीं लड़ पाते हैं, पटीदार से नहीं लड़ पाते हैं, अपने रिश्तेदार से नहीं लड़ पाते। हालांकि लड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक चीज मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको ग्रो होने के लिए ना, यहाँ पे वीड भी आ जाएगा, इसका न्यूट्रिएंट चूस लेगा, इसका न्यूट्रिएंट ले लेगा, वीड भी आ जाएगा। तो वीड जब आ जाएगा तो इसको सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिएंट यहाँ जाना चाहिए तो यहाँ चला जाएगा। तो हम इसके कंट्रोल के लिए क्या पढ़ते हैं, वीड साइंस पढ़ते हैं, वीड साइंस पढ़ते हैं अलग से। तो ये चौथा ब्रांच हो गया। अब इसको ग्रो करने के लिए एक और काम करना पड़ेगा, मतलब एक और चीज से लड़ना पड़ेगा। बाहरी मैकेनिज्म आया, तो यहाँ पे इंसेक्ट का भी अटैक हो जाएगा। ये लीफ वाला पोर्शन है, किसका अटैक होगा, इंसेक्ट का अटैक होगा। तो इंसेक्ट को भी तो कंट्रोल करोगे भाई साहब, नहीं करोगे तो ये हमारा नुकसान करके जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आप देखते हो कि वीड साइंस में खरपतवार सबसे ज्यादा नुकसान करता है, उस तरह से इंसेक्ट भी नुकसान करता है। अब कितना करता है, चैट बॉक्स में आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में। इंसेक्ट से तो इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी ऐसी होता है, चलो इंटोमोलॉजी। अब इंटोमोलॉजी क्लियर है, तो मान लो इस पे डिजीज भी तो लगेगा। सर कितना चीज एक प्लांट से, बताओ प्लांट कितना स्ट्रगल कर रहा है, आपसे ज्यादा तो स्ट्रगल प्लांट कर रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, डिजीज लगेगा। तो इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं। ये 5वां, ये 6 नंबर। बताओ 6 नंबर तक क्लियर है या नहीं। एक और चीज, इस रूट वाले पार्ट में कोई और डिजीज लगेगा। रूट वाले पार्ट में छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना जैसा, तो उसको हम नेमाटोड कहते हैं, नेमाटोड्स कहते हैं। तो ये नोमाटोड से भी लगेगा तो नेमाटोलॉजी, नेमाटोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गया सर, तो ये 6 और 7 नंबर ब्रांच हो गया। चलिए सर 7 नंबर के बाद चलिए बताइए, देखते हैं कितना आपको आता है। अब इस प्लांट के बारे में मॉर्फोलॉजी पढ़ना पड़ता है, कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है, भोजन कैसे बना रहा है, सांस कैसे ले रहा है, इसका लीफ पार्ट का क्या काम है, स्टेम का क्या काम है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, रूट कैसे काम करता है, रूट हेयर कैसे काम करता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। कितने नंबर ब्रांच हो गए, कितने नंबर हो गए जी, 7 और 8 ब्रांचेज अभी हमने क्लियर कर दिया। बताओ 2 ही ब्रांच अभी निकाला और 8 ब्रांचेज हमने क्लियर कर दिया। अब बार बार पढ़ोगे अलग अलग, ये कुछ कोई फायदा नहीं है, वो सब एक ही में पढ़ लो। अब बताओ, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ लिया, प्लांट डिजीज पढ़ लिया, प्लांट की सारी पोर्शन आपने देख लिया, 8 कम से कम ब्रांचेज हमारा हो गया। अब सर जी और बता दो अगर आपके पास याद है तो, और भी सुनो, 16 ब्रांचेज बना देंगे आपके सामने है अभी। अब कोई मान लो प्लांट है, क्रॉप प्रोडक्शन हो या फिर हॉर्टिकल्चर है, तो इस पे किसी न किसी प्रकार के दूसरे भी प्लांट के साथ लगाकर इंटरप्राइजेस ग्रो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 2 चीजें और लिख लो जिसको हम माइनर ब्रांचेज में पढ़ते हैं। एक लिख लो एपीकल्चर, जिसको हाइफो में लगा लेंगे। एक लिख लो लैग कल्चर, लैग कल्चर की सबसे है बताया है, बताओ। तीसरा और लिख लो, अच्छा कितना नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर। एक लिख लो फॉरेस्ट्री, 11 नंबर। एक लिख लो फिशरीज, 12 नंबर हुआ। फिशरीज भी लिख लेना आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपका डन हो गया। आई थिंक आपको 12 का 12 इसके ब्रांचेस के बारे में आपको पता हो गया होगा। हॉर्टिकल्चर भी देख लिया, एग्रोनॉमी भी देख लिया, इस चीज को याद रखना। अब कुछ और ब्रांचेज है जिसको आपका नाम नोट करना है, जैसे कि
जब आपका एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा ना, तो क्या करोगे नॉलेज को? जैसे मान लो मेरे पास नॉलेज है, तो मैंने सोचा कि चलो बोर्ड लगा देते हैं, यूट्यूब चैनल बना देते हैं, अपने छोटे भाइयों को या हमसे बड़े भी होंगे वो थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, मेरा नॉलेज का भी विस्तार हो जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। नॉलेज रखने से कुछ नहीं होता, बांटने से बढ़ता, आपने सुना ही होगा। तो आप भी जब भी नॉलेज हो तो अपने जूनियर को, अपने सीनियर को, कोई भी हो उसको बताया करो कि क्या होता है, नहीं होता है, बढ़ता है। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये कह रहा है कि अगर आपका नॉलेज हो गया, इन सारी के बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए हो, कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो आपके पास एक और चीज होना चाहिए, प्रचार करने की कैपेसिटी, उसको किसी को बताने का कैपेसिटी। तो उसको पढ़ते हैं एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कितना हो गया जी? 12 और 13। एक और चीज है कि मान लो ये प्लांट डेवलप हुआ होगा तो सीड से डेवलप हुआ होगा, तो मान लो इसमें प्रोडक्शन ये सही नहीं दे रहा है, तो हमें एक अच्छा प्रोडक्शन देना है, तो इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप को बदलेंगे, तो इसके सीड के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम पढ़ लेते हैं सीड टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ लेते हैं? सीड टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, सीड टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास ये कितना हो गया? 14 नंबर हो गया, 14 नंबर ब्रांचेज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पूरे का पूरे ब्रांचेस को आपको क्या करना है? याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब सर आपने बोला था कि 16 याद करवाएंगे, तो आप तो 14 ही बता के जा रहे हो, और लिख लो। एक हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी 15 हो गया। एक हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स 16 हो गया। लो जी, 16 प्रूव कर दिया आपको। अब हमने दो एग्जाम्पल यहां से लिया था फील्ड क्रॉप से, 16 का 16 ब्रांच आपके ऊपर हमने रख दिया। अब आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर में इतना ब्रांचेस हुआ। अब इसको एक एक करके कोई एक ब्रांच उठाएंगे और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर, इवेल्युएशन ऑफ मैन, इवेंट, मॉडर्न एग्रीकल्चर, कैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, जनरल एग्रीकल्चर जिसे कह देते हैं। और वहां से किसी भी एग्जाम में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो आज से लेकर एटलीस्ट 15 दिनों तक मेरे साथ जुड़ जाइएगा, आपको 15 नंबर करवा के जाएंगे, 15 नंबर क्लियर करवा के जाएंगे। कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, वो सारी चीजें क्लियर करवा के जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये चीजें क्या है। अब ये तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि पीछे कर करके मैं बता दूं कि ये चीजें मैंने पढ़ा दिया, वो हमने हटा दिया। बाकी आप वीडियो में जुड़े हैं तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह पढ़ाने का तरीका था और किस तरह से समझाने का तरीका था। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो चैट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपका चैनल है। जो भी आपका फीडबैक होगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जरूर कमेंट किया करें। आप जो भी कमेंट करोगे उसका कंसीडर किया जाएगा, और आप जो बताओगे उसके अनुसार आपको तैयारी करवाया जाएगा। मैंने कही दिया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा के जाएंगे, और टाइम मिलेगा तो मैं डेली अपलोड करूंगा। ठीक है? तो ये चीजें याद रखना, और ये चीजें बहुत सही से पढ़ना। और ये यूट्यूब की क्लास मत समझना। अमूमन जो क्लास आप देखते हो यूट्यूब पे आते हैं, इधर उधर की बातें बता दी और टाइम पास करके चले गए, ऐसा नहीं है। हम ये कंसेप्चुअल क्लासेस लेके आ रहे हैं। हाँ, बस मेरे में डिमेरिट ये है कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इस बार कंटिन्यू करने का प्रयास रहेगा। अगर आपने साथ दिया तो वीडियो को जरूर एक बार फीडबैक जरूर देखिएगा। आप सब्सक्राइब करो या ना करो कोई मतलब नहीं, आपको सही लगेगा तभी करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है? जरूर बताना आप अपने आप अपना फीडबैक। मिलेंगे कल सेशन में, इसी समय पे मिलेंगे। और ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर तो हमने देख ही लिया। कल हम इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चर, इवेल्युएशन ऑफ मैन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। गुड नाइट। इतना मेहनत किया आपके लिए, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।